हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल। क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कट सेक्शन ऑफ द ओवरी, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज पर क्लिक करिएगा और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तमाम वीडियोस आपको एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन में क्या समझाया गया है। ठीक है, शुरुआत में एनसीईआरटी में बताया गया है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स क्वाइटस, सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, जिसे कि इंसेमिनेशन कहा जाता है। ये बात पहले भी हमारी हो चुकी है कि जब सीमेन का ट्रांसपोर्ट होता है पेनिस से इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। आगे लिखा होता है मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनल रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ एक बात समझने की है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद स्पर्म्स की स्पीड बढ़ जाती है, इसे बोला जाता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। एनसीईआरटी में भी ये वाली बात इनडायरेक्टली बताई गई है कि द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद स्पर्म की स्पीड बढ़ जाती है, दे बिकम्स हाइपर मोटाइल एंड दिस इज नोन एज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ये लफ्ज भी आप याद रखिएगा। और फिर क्या होगा, स्पर्म पास थ्रू द सर्विक्स, वजाइना से वो सर्विक्स में जाएंगे और फिर एंटर करेंगे यूट्रस में और फिर आधे आधे स्पर्म इधर उधर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे एंड फाइनल रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये बात आपको फैलोपियन ट्यूब टॉपिक में बता दी गई है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुलरी रीजन यानी कि एम्पुला में होता है। आगे लिखा हुआ है कि द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, और जो ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है वो भी फिर एम्पुलरी रीजन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर आपने एक सवाल याद ये रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, तो आपको आंसर लगाना होगा एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये आगे वाली लाइन बहुत जबरदस्त है, हो सकता है कि कंपटीशन में अब की बार ये सवाल पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर रीजन। कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जबकि स्पर्म ओवम साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो इनटू द एम्पुलर रीजन। तो आपसे हो सकता है वो ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट पूछ ले। बहुत जबरदस्त लाइन है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region of the fallopian tube। ठीक है, फिर आगे इन्होंने इसकी वजह बताई, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और यही एक वजह है कि सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स पर, कॉपुलेशन पर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उसका असर्शन रीजन भी बना सकता है वो असर्शन आपसे रीजन में क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि सारे कॉपुलेशन पर क्यों फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उसका रीजन ये होगा कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा कि जब स्पर्म ओवम साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट हो इनटू द एम्पुलर रीजन। ठीक है, आगे देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ इन्होंने डेफिनेशन बताई फर्टिलाइजेशन की कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम। होता यह है कि आपको ये बात बताएगी कि एक बार के सेक्सुअल इंटरकोर्स में मेल के पेनिस से 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं और फिर क्योंकि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एसिडिक है तो रास्ते में धीरे धीरे स्पर्म खत्म होते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं और फाइनली एम्पुलर रीजन तक, जहां पर कि अगर ओवुलेशन के दौरान ओवम पहुंचा है तो 300 से 500 स्पर्म पहुंच जाते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन का सीन बनता है उस दौरान उस ओवम के सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ तकरीबन 300 से 500 स्पर्म उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और हर एक स्पर्म की कोशिश ये रहती है कि वो अंदर साइटोप्लाज्म तक ओवम के पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम ये बनाया है कि ओवम स्पर्म का जो हेड है उसमें आगे एक्रोजोम एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आपने पढ़ा होगा। ये एक्रोजोम अपने अंदर से निकालता है स्पर्म लाइसेंस या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये स्पर्म लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं। असल में ये जो बाहर कोरोना रेडिएटर है, बड़े बड़े से सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं हाइलुरोनिक एसिड के जरिए। तो ये स्पर्म लाइसेंस जो होते हैं वो एक तो हाइलुरोनिडेज होते हैं जो इस हाइलुरोनिक एसिड को कट करेंगे, दूसरे टाइप के स्पर्म लाइसेंस है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो इस कोरोना रेडिएटर को कट करेंगे, और तीसरे जोनालाइसिन एक्रोजिन जो कि जोना पैलिस्टिडा को कट करेंगे, जो यहाँ डायग्राम में दिखा रखी है मोटी सी लेयर। और एक स्पर्म जो कि बाकी सबसे तेज होगा वो जल्दी जल्दी इन एंजाइम्स को निकालेगा और काटता काटता अंदर तक पहुंच जाएगा।
जैसे ही कि स्पर्म अंदर पहुंचता है तो फौरन जो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ चेंजेस डेवलप होता है, अनेक चेंजेस, जिसे बोला जाता है कि डीपोलराइजेशन हो जाता है oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसे oocyte एक्टिवेशन या एक्टिवेशन कैलिक्स भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में तो बात नहीं बताई गई, लेकिन इशारतन इन्होंने यही बात कही है। इन्होंने कहा है कि जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलिस्टिडा लेयर ऑफ द ओवम, जोना पैलिस्टिडा कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर जोना लाइसिन एक्रोजिन से उसको कट करेंगे और आगे बढ़ेगा एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चेंजेस डेवलप होते हैं। इसी को oocyte एक्टिवेशन या एक्टिवेशन कैलिक्स कहा जाता है। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। तो इसकी वजह से ये कंफर्म हो जाता है कि एक स्पर्म ही केवल एक ओवम के साथ फ्यूज करे। फिर से समझिए, 300 से 500 स्पर्म ने ओवम को सेकेंडरी oocyte को चारों तरफ से घेर लिया है। एक स्पर्म जो बाकी सबसे तेज होगा वो जल्दी जल्दी अपने स्पर्म लाइसेंस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालेगा और वो अंदर तक एंटर कर जाएगा। तो वो हाइलुरोनिक एसिड को काटेगा, कोरोना रेडिएटर को काटेगा, जोना पैस्टिडा को काटेगा और अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होती है, यहाँ पर एक सवाल कॉम्पिटिशन यही पूछा जाता है कि पूरा का पूरा स्पर्म एंटर करता है, होल स्पर्म, ऐसे नहीं कि हेड नेक या मिडिल पीस या टेल, पूरा का पूरा स्पर्म अंदर आएगा। जैसे ही स्पर्म के अंदर एंट्री होगी, फॉरन जो सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ चेंजेस डेवलप होंगे, जिसे बोला जाता है डीपोलराइजेशन ऑफ oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी वजह से फिर ये होगा कि फर्दर और दूसरा स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। यहाँ से कंपटीशन में सवाल यही पूछा जा चुका है कि ये जो चेंजेस हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसका मेन मकसद यही है कि पॉलीस्पर्मी ना हो, एक से ज्यादा स्पर्म अंदर एंटर ना कर पाए। Thus they block the entry of additional sperm. Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। वही वाली बात चल रही है कि ये जो एक्रोजोम है उसके जो सिक्रीशंस है, ऑफ कोर्स वही स्पर्म लाइसेंस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वही इन लेयर्स को काटते हैं जो कि ओवम के चारों तरफ मौजूद हैं, एसेसरी मेम्ब्रेन्स, यानी कि हाइलुरोनिक एसिड है, कोरोना रेडिएटा है, जोना पैलिस्टिडा है, और एक स्पर्म की एंट्री अंदर करा देते हैं। ठीक है, आगे देख। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ये वाली बात हम उधर कर चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे oogenesis। तो हमने बताया था कि एक बच्ची जब प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसके ओवरीज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल होता है ना। प्राइमरी फॉलिकल असल में बनते कैसे हैं कि oogonia चेंज हुआ है, बच्ची के पैदा होने से पहले ही सारे के सारे oogonia माइटोसिस से कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte बनते ही एंटर कर जाता है मियोसिस फर्स्ट में, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, जिसे बोला जाता है फिर प्राइमरी फॉलिकल। फिर क्या होता है, हर महीने कुछ प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। उसका तरीका ये होता है कि प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ कुछ और लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, एक थीका भी आ जाती है, वो कहलाता है फिर सेकेंडरी फॉलिकल। फिर थीका दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और अंदर ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं इतना फ्लूइड निकाल देते हैं कि अंदर एक कैविटी बन जाती है एंट्रम, उसे फिर बोला जाता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जब नया नया बनता है उसके अंदर प्राइमरी oocyte ही होता है, फिर उस दौरान मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है प्राइमरी oocyte की, और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में। फिर टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। ये तमाम चेंजेस FSH LH की वजह से हो रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से अगर हम बात करें, सिंगल आंसर में आप लगाते हैं FSH। ये वाली बात आपको याद है। मुझे आपको बात ये बतानी है कि जब ओवरी से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, वो सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड में एंटर कर चुका है, लेकिन वो अरेस्टेड होता है मेटाफेज सेकंड के अंदर। इधर वो निकल के ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, और अगर उसमें स्पर्म की एंट्री हो जाती है, एंट्री ऑफ स्पर्म से उसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मियोसिस सेकंड oogenesis के दौरान कब कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन पहले जमाने में आया करता था एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी कुछ साल पहले नीट में ऑप्शन आया कि आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब ये है कि स्पर्म की एंट्री होती है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। बट बिफोर फर्टिलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल मतलब जो होता है वो ये कि फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। आसान सी भाषा में बोल दिया जाता है फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, लेकिन बहुत बेहतर डेफिनेशन ये फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। तो अभी स्पर्म एंटर हुआ है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गई है, फिर उन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और फिर वो कन्वर्ट होगा डिप्लॉयड जाइगोट में। इस जगह स्पर्म की एंट्री के फौरन बाद स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो उसे बोला जाता है ओवम। ओवरी से निकला था सेकेंडरी oocyte, स्पर्म की एंट्री के बाद उसे बोला जाता है ओवम। ओवम भी हैप्लॉइड कहलाएगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे फिर इसी ओवम को हम बोलते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है ना, आगे देखते हैं। The second meiotic division is also unequal and results in the formation of second polar body and a haploid ovum ooted। तो ये वाली बात हम कर चुके हैं कि the second meiotic division also unequal result in the formation of a second polar body and haploid ovum ooted। oogenesis में बता दिया गया था आपको, स्पर्म की एंट्री के बाद मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसी सेकेंडरी oocyte को आप ओवम या ooted बोलेंगे।
ऑफ कोर्स ये भी हैप्लॉइड ही होगा और साथ में रिलीज होगा सेकंड पोलर बॉडी छोटी है, ओवम बड़ा, इसलिए यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अब की बार भी मियोसिस सेकंड के दौरान भी अनइक्वल मियोटिक डिवीजन होता है. Soon the haploid nucleus of the sperm and that the ovum fuse together to form a diploid zygote. देखिए इन्होंने भी यहाँ पर इस बात को एनसीईआरटी ने कितनी खूबसूरती के साथ कवर किया है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम, यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम फ्यूज करेंगे एक दूसरे से, तब जाके बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट. इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट. ऑफ कोर्स 46 होंगे क्योंकि 23 क्रोमोसोम स्पर्म के होंगे, 23 क्रोमोसोम ओवम के होंगे. आगे देखते हैं. One has to remember that the sex of the baby at this stage, इट्स यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया. 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि मेल के अंदर हर सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें एक एक्स और एक वाई होता है. फीमेल के अंदर हर सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 2 एक्स होते हैं. तो जब मियोसिस होगी और हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, सेकेंडरी oocyte बनेंगे, तो तमाम सेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम ही होगा. लेकिन जब स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, तो 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिनके पास वाई क्रोमोसोम होगा. तो फर्टिलाइजेशन के समय जब स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो अगर स्पर्म एक्स वाला फ्यूज करेगा ओवम के साथ, तो जाहिर सी बात है ऐसे में लड़की पैदा होगी, डेवलपिंग बेबी विल बी अ गर्ल. और अगर ऐसा स्पर्म फ्यूज करता है जिसमें कि वाई क्रोमोसोम है, तो डेवलपिंग बेबी विल बी अ बॉय. तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि एक्स वाला स्पर्म फ्यूज हुआ है या वाई वाला स्पर्म फ्यूज हुआ है. इसलिए एनसीईआरटी ने इस बात को बहुत खूबसूरती के साथ ऐसे भी कवर किया है लास्ट में, बिल्कुल इटैलिक्स वाले अंदाज में, कि साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर. ये बात यहाँ लिखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में जहालत काफ़ी ज़्यादा है. अगर लगातार 3-4 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, तो फिर उस घर में बहू पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इनकी वजह से ही लड़कियां पैदा हो रही. और बहुत से केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि लड़के की दूसरी शादी करा दी जाती. लेकिन अगर उस घर में कोई बच्चा 10th-12th की बायोलॉजी पढ़ा हुआ हो, तो घर में औरतों को ये बात समझा सकता है कि असल में लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, उसके लिए तो खुद लड़का जिम्मेदार है. कि अगर उसका स्पर्म एक्स वाला फ्यूज करेगा तो लड़की पैदा होगी, और अगर उसका स्पर्म वाई वाला फ्यूज करेगा तो फिर लड़का पैदा होगा. देखा जाए तो अगर लड़के को भी नहीं पता होता कि उसका एक्स फ्यूज होगा या वाई फ्यूज होगा, तो बच्चा पैदा होगा लड़का या लड़की, बच्चा पैदा होगा भी शादी के बाद, ये नहीं होगा, वो सब ऊपर वाला तय करता है. खैर, यहाँ आगे हम देखते हैं. वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ. तो यहाँ से सवाल बन चुका है कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड, तो आपको आंसर लगाना होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. Let us see how. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in male is XY. तो female के पास XX क्रोमोसोम है, मेल के पास XY क्रोमोसोम है. Therefore all the haploid gametes over produced by the female have the sex chromosome X. इसलिए जितने भी haploid gametes female बनाएगी उसमें X क्रोमोसोम होंगे, whereas in the male gamete sperm the sex chromosome could either be X or Y. और जो sperm बनेंगे उनके अंदर X क्रोमोसोम भी हो सकता है और Y क्रोमोसोम भी. Hence 50% of the sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome. इसलिए कहा जा सकता है कि जब sperm बनते होंगे तो 50% sperm में X क्रोमोसोम होता होगा और 50% sperm में Y क्रोमोसोम होता होगा. After the fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY. तो जब फ्यूजन होता होगा मेल फीमेल न्यूक्लियाई का, गैमीट्स का, तो जाइगोट या तो XX वाला बनेगा या XY वाला बनेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग द X और द Y फर्टिलाइज द ओवम. बिल्कुल इन्होंने क्लियर यहाँ कर दिया कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्पर्म जो X वाला फ्यूज हुआ है या फिर Y वाला ओवम के साथ. फिर आगे ने लिखा द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल. इसलिए ऐसा जाइगोट जिसके पास XX क्रोमोसोम हो वो एक फीमेल में कन्वर्ट होगी, और एक ऐसा जाइगोट जिसके पास कि XY क्रोमोसोम में फॉर्म अ मेल, और वो लड़का पैदा होगा अगर उसके पास XY क्रोमोसोम होगा. है ना, सब ये 10th वाली ही बातें हैं. ये लाइन बहुत खूबसूरत लिखी एनसीईआरटी ने कि दैट इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर. तो साइंटिफिकली ये करेक्ट है कहना कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर. आगे इन्होंने थोड़ा सा और क्लीवेज डिविजन्स की तरफ बातों को समझाया है. एक बहुत ही अच्छे से डायग्राम के जरिए एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा एक डायग्राम इन्होंने दिया है. और यहाँ इन्होंने ये बात समझाई है कि द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स टू द स्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड द क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस. इन्होंने बताया कि जैसे यहाँ से ये, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है और फिर इधर ये एम्पुलर रीजन पहुंचा. यहाँ पर स्पर्म एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. कोई एक स्पर्म है जो अंदर एंटर कर चुका है, स्पर्म एंटर कर जाएगा, उसके बाद ये बन जाएगा जाइगोट. और फिर क्या होगा कि जब
पहला पार्ट कहलाता है इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, तीसरा इस्थमस। इस्थमस रीजन में पहुंचते पहुंचते ही जायगोट डिवाइड कर जाता है छोटे सेल्स के अंदर, और उन छोटे सेल्स को बोला जाता है ब्लास्टोमे, और ये प्रोसेस कहलाता है क्लीवेज। फिर क्या होगा, ये एक से बनेंगे 2 सेल, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8 और 8 से 16। ये लगातार जो छोटे छोटे सेल्स बन रहे हैं इन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। 8 to 16 सेल स्टेज वाला जो ब्लास्टोमियर है उसे मॉरुला बोला जाता है, एनसीईआरटी में बात बताई गई है। फिर 8 to 16 सेल स्टेज वाला मॉरुला इधर यूट्रस में उतर आएगा। यूट्रस में आने के बाद भी लगातार सेल डिवीजन चलते रहेंगे। इधर यूट्रस की सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ी रहती है, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। उस प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम को भी मोटा किया हुआ है और यूट्राइन ग्लैंड की सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ा रखी है, और वो यूट्राइन फ्लूइड अंदर एंटर कर जाता है। ये जो स्ट्रक्चर यूट्रस में उतरा था, इस फ्लूइड के अंदर एंटर करने की वजह से जो अंदर सेल्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक बाहर की साइड आउटर सेल मास और अंदर की साइड इनर सेल मास। आउटर सेल मास की जो लेयर है यहाँ डायग्राम में दिखा रखी है, ये कहलाती है फिर ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर जो सेल एक तरफ इकट्ठे हो जाती है ये कहलाता है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट फिर एंडोमेट्रियम से आगे अटैच हो जाती है, इसी को बोला जाता है इम्प्लांटेशन, और इनर सेल मास फिर आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। जब ये 8 to 16 सेल स्टेज वाला मॉरुला अंदर यूट्रस में एंटर करता है, इसके अंदर फ्लूइड एंटर कर जाता है जिसकी वजह से कैविटी बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को बोला था ब्लास्टोसिस्ट, ये से बोला था ब्लास्टुला। कंपटीशन में ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि मॉरुला और ब्लास्टुला में क्या फर्क है, तो आप बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला में कैविटी होती है, मॉरुला के अंदर कोई कैविटी नहीं होती। तो इम्प्लांटेशन के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट ही एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होता है आगे, और ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअल में वो, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। डायग्राम में देखते हैं। The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage. ये mitotic division क्या कहलाते हैं, cleavage, mitotic division। तो नए सेल्स भी 46 क्रोमोसोम वाले होंगे towards the uterus and form the 2, 4, 8, 16 daughter cells called the blastomere। और इन सेल्स को क्या बोला जाता है, ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विद 8 to 16, ये सवाल कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा जा चुका है। एम्ब्रियो जिसमें कि 8 से 16 सेल स्टेज होती है, इसे बोला जाता है मॉरुला। क्या बोला जाता है, मॉरुला। डायग्राम में इन्होंने दिखाया हुआ है कि देखिए यहाँ पर ये 8 to 16 सेल स्टेज वाला मॉरुला है, और फिर उसके बाद फर्दर और सेल्स डिवीजन बढ़ने की वजह से ये एफ वाला डायग्राम में काफ़ी सेल्स बढ़ चुके हैं, और जब इधर यूट्रस में आया तो इसमें फ्लूइड एंटर हुआ, जिसकी वजह से जो सेल्स थे 2 लेयर में अरेंज हो गए, एक बन गया आउटर सेल मास और एक इनर सेल मास। ये जो आउटर सेल मास है यही कन्वर्ट हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट में, जो कि एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगी, और फिर इसी लेयर से आगे जाके प्लेसेंटा भी बनता है। इनर सेल मास आगे जाके एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इनर सेल मास के अंदर आगे एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टेम सेल्स, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बच्चे की बॉडी के डिफरेंट सेल्स टिश्यूज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। देखते हैं आगे एनसीईआरटी में क्या समझाएगा। 8 to 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मॉरुला। तो एक बहुत आसान सा सवाल आपको यहाँ याद रखना है कि जब क्लीवेज डिविजन्स होते हैं, जायगोट छोटे छोटे सेल्स में टूटता है जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है, 8 to 16 सेल स्टेज कहलाती है मॉरुला। द मॉरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। मॉरुला लगातार डिवाइड करता रहेगा और फिर वो कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट में, ऐसे ब्लास्टुला बोला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट कब बोला जाता है कि जब वो यूट्रस में उतर आता है मॉरुला, तो उसके अंदर फ्लूइड एंटर कर जाता है, यूट्राइन फ्लूइड, जिसकी वजह से वो जो सेल्स थे वो 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं, एक बाहर आउटर सेल मास जिसे बोलता है ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ इनर सेल मास। इनर सेल मास ही आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और जो अंदर कैविटी बनी वो कहलाती है ब्लास्टोसील। As it moves further into the uterus, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast, बाहर वाली लेयर क्या कहलाती है, trophoblast, and an inner group of cell attached to the trophoblast called the inner cell mass, और अंदर वाले जो सेल्स इकट्ठे होते हैं एक तरफ क्या कहलाते हैं, वो inner cell mass। The trophoblast layer then gets attached to the endometrium, और ये trophoblast ही फिर endometrium से अटैच होते हैं। इस लाइन से कॉम्पिटिशन में सवाल आ चुका है कि इम्प्लांटेशन के वक्त एम्ब्रियो की कौन सी लेयर एंडोमेट्रियम के कॉन्टैक्ट में आती है। तो implantation is confirmed by, अगर ये सवाल पूछा जाता है, attachment of the trophoblast with the endometrium and the inner cell mass gets differentiated into the embryo। तो trophoblast endometrium के साथ अटैच होगी और inner cell mass आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली, और फिर जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है तो यूट्राइन सेल्स जो है वो लगातार डिवाइड करने लगते हैं और पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में समा जाता है। इस तरीके के इम्प्लांटेशन को इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं। पीवाईक्यूज में ये सवाल ही पूछा जा चुका है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, एनसीईआरटी में उस नॉर्मल सा नाम बताया गया इम्प्लांटेशन, एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि वो जब ब्लास्टोसिस्ट आके एंडोमेट्रियम से अटैच होता है तो यूट्राइन सेल्स लगातार डिवाइड करते हैं और पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम में समा देते हैं। जब पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में समा जाता है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी। आई होप कि आपको वीडियो
समझ में आ रही होगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। अगली वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चैप्टर ख़त्म होने पर है, चैप्टर के बाद फ़ौरन ही अभी कल बच्चे ने एक सजेशन दिया था कि सर इसके पीवाईक्यूज़ करा दीजिएगा, तो इंशाल्लाह इनके पीवाईक्यूज़ भी करा देंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और अगर कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप उस वीडियो के नीचे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।